बच्चों नमस्कार। आप सभी का पुनः एक बार स्वागत, अभिनंदन। आज मैं आपके सामने आर्थिक विश्लेषण की तकनीक का एक महत्वपूर्ण टॉपिक मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट एंड एग्रीगेट इनकम लेके आया हूँ, जिसे आपको समझना है, देखना है और लिखना है। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप एकाग्रचित होकर इस लेक्चर को समझेंगे। देखिए बच्चों, इसके पहले मैंने आपसे कंजम्पशन फंक्शन की बात की। मैंने आपसे कंजम्पशन फंक्शन के कितने रूप हैं, चाहे वो स्वायत्त उपभोग है, चाहे वो प्रेरित उपभोग है, उसकी चर्चा की। हमने आपको ये बताया कि अगर रेखीय उपभोग फलन है तो निश्चित रूप से MPC स्थिर होगी। हमने आपको बताया कि रेखीय उपभोग फलन में औसत उपभोग की प्रवृत्ति क्रमशः घटती जाती है। आपने तमाम एंगल से उपभोग परिकल्पना की बात समझी। अब उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए गुणक की तरफ बढ़ रहे हैं, विनियोग की तरफ बढ़ रहे हैं और गुणक के माध्यम से किस प्रकार से हम इन्वेस्टमेंट पर प्रभाव पड़ता है उसको देखेंगे और इन्वेस्टमेंट पर पड़ने वाले प्रभाव से राष्ट्रीय आय पर क्या प्रभाव पड़ता है उसको देखेंगे। राष्ट्रीय आय में होने वाली वृद्धि से निवेश पर कितना प्रभाव पड़ेगा, कैसे पड़ेगा, वो हम देखेंगे। तो निश्चित रूप से बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और BA प्रथम वर्ष की दृष्टि से ये काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है बच्चों। तो देखिए, मैं अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आपसे चर्चा करूँगा कि आखिर में गुणक है क्या, जिसे आपको समझना है। देखिए बच्चों, गुणक, देखिए यहाँ पे लिखा है गुणक। इस अवधारणा का पहली बार 1930 के दशक के प्रारंभ में ब्रिटिश अर्थशास्त्री RF कान ने तैयार किया। अर्थात गुणक को लाने का श्रेय RF कान को है, ये आप याद कर लें। कीन्स ने अपनी पुस्तक जनरल थियरी जो 1936 में प्रकाशित होती है, उसमें निवेश गुणक की व्याख्या करते हैं और यहाँ पर इन्होंने बताया कि विनियोग में होने वाली वृद्धि आय में कई गुना वृद्धि लाती है बच्चों। अर्थात इन्वेस्टमेंट जब बढ़ेगा, विनियोग जब बढ़ेगा तो राष्ट्रीय आय में विनियोग के सापेक्ष कई गुना वृद्धि होगी और जितने गुना वृद्धि होगी उसे हम K से प्रदर्शित करेंगे और K ही गुणक कहलाता है। समझ में आया? तो बच्चों, विनियोग को हम डेल्टा I से दिखाएंगे, विनियोग में होने वाले परिवर्तन, और विनियोग में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जो नेशनल इनकम में परिवर्तन आएगा, डेल्टा Y में परिवर्तन आएगा। अर्थात डेल्टा I के सापेक्ष डेल्टा Y में कितने टाइम्स चेंजिंग आएगी, जिसे हम बच्चों K से दिखाएंगे। जितने टाइम्स इसके सापेक्ष इसमें कितनी वृद्धि होगी, जितनी टाइम्स वृद्धि होगी उसी को हम गुणक कहते हैं, उसी को हम मल्टीप्लायर कहते हैं, जिसे K से प्रदर्शित किया जाता है। देखिए बच्चों, यहाँ पे K का एक फार्मूला है, बहुत ही सरल। K बराबर होता है डेल्टा Y बटा डेल्टा I। अर्थात डेल्टा Y का मतलब है राष्ट्रीय आय में परिवर्तन, देखिए लिखा है, और डेल्टा I का मतलब है निवेश में परिवर्तन। समझ में आया?
तो गुणक का जो मेन फार्मूला है बच्चों वो आपको याद करना है डेल्टा वाई अपान डेल्टा आई, अर्थात राष्ट्रीय आय में होने वाली वृद्धि, राष्ट्रीय आय में होने वाला परिवर्तन, द रेट ऑफ चेंज इन एग्रीगेट इनकम और नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय रेट ऑफ चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो आय में परिवर्तन बटा निवेश में परिवर्तन। अब देखिए बच्चों, उत्पादक की दृष्टि से जो कंज्यूमर्स हैं उनकी दृष्टि से आपको ये समझना है कि राष्ट्रीय आय देखिए y बराबर होता है c प्लस आई। जैसा उपभोक्ता की दृष्टि से हम उपभोग फलन में आपसे बात किए थे y बराबर c प्लस यस। अब यहाँ उत्पादक की दृष्टि से नेशनल इनकम y बराबर c प्लस आई, ये आप भली भांति लिख लें माइंड में, इसी के आधार पे कैलकुलेशन चलेगा। तो अगर हम दोनों पक्षों में डेल्टा से गुणा कर दें तो हो जाएगा डेल्टा वाई बराबर डेल्टा सी प्लस डेल्टा आई, और दोनों पक्षों में बच्चों डेल्टा वाई से भाग दे दें तो हो जाएगा, देखिए डेल्टा वाई बटा डेल्टा वाई बराबर डेल्टा सी बटा डेल्टा वाई प्लस डेल्टा आई अपान डेल्टा वाई। ये दोनों कट जाएंगे, एक आएगा, और डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई ऑलरेडी उपभोग फलन में हमने आपको बताया कि उपभोग में परिवर्तन बटा आय में परिवर्तन एमपीसी कहलाता है। और डेल्टा आई अपान डेल्टा वाई ऑलरेडी आप पढ़ रहे हैं, ये यहाँ पे देखिए डेल्टा आई अपान डेल्टा वाई, तो ये इतना हो गया डेल्टा आई अपान डेल्टा वाई, ऐसे ही रख दिया, एमपीसी यहाँ आ गया, 1 यहाँ आ गया। अब आप देखिए, तो हम इसलिए कह सकते हैं बच्चों, देखिए 1 बराबर 1 माइनस एम पी सी बराबर डेल्टा आई अपान डेल्टा वाई हो गया। फिर से समझिए, देखिए चूँकि 1 बराबर एम पी सी प्लस डेल्टा आई अपान डेल्टा वाई हो रहा है, तो अगर हम एक पक्षांतर कर दें, इधर आ जाएगा एम पी सी लेफ्ट साइड, तो 1 माइनस एम पी सी हो जाएगा बराबर डेल्टा आई अपान डेल्टा वाई आ जाएगा। अब इसी को बच्चों देखिए, यहाँ पे डेल्टा वाई अपान डेल्टा वाई, इसको हमने उलट दिया, पहले डेल्टा आई अपान डेल्टा वाई, देखिए जस्ट इसका अपोजिट हो गया, हुआ क्लियर। अब आप देखिए 1 बाई एम पी सी को जस्ट यहाँ पे भी अपोजिट कर दिया गया, तो हो गया 1 बटा 1 माइनस एम पी सी। जब हमने डेल्टा आई अपान डेल्टा वाई को अंश को हर बनाया, हर को अंश बना, तो उसी तरह से 1 माइनस एम पी सी को भी हम जस्ट अपोजिट कर देंगे, तो 1 बाई 1 माइनस एम पी सी बराबर, देखिए बच्चों अगर एम पी सी घट रहा है 1 से तो निश्चित रूप से एम पी एस आएगा, जैसा हमने उपभोग फलन में आपसे बात की थी कि एम पी सी बराबर 1, ये स्मॉल सी है एम पी सी, ये स्मॉल एस है, बराबर 1 होता है। तो यहाँ पे, और यही 1 बाई एम पी एस बराबर गुणक है, चाहे आप कह सकते हैं 1 बाई 1 माइनस एम पी सी बराबर गुणक, और 1 में से एम पी सी घटाएंगे, देखिए ये वाला जब जैसे ही घटाएंगे तो ये एम पी एस आ जाएगा और ये हो जाएगा के, और यही बच्चों गुणक है, यही मल्टीप्लायर कहा जाता है, जो राष्ट्रीय आय में कई गुनी वृद्धि लाता है। जैसे ही, अगर जैसे हमने 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया और समग्र आय हमको 500 रुपये मिला, तो इसका मतलब है 100 के सापेक्ष राष्ट्रीय आय में या समग्र आय में 5 गुनी वृद्धि हुई, तो ये 5 गुनी ही गुणक कहलाएगी। देखिए इस प्रकार हम कह सकते हैं 100 डेल्टा वाई बराबर के गुणे डेल्टा। ये फार्मूला भी आपको बड़ी भली भांति याद रखना है कि राष्ट्रीय अगर आपसे पूछा जाता है तो के गुणे डेल्टा आई आप निकाल लेंगे, ठीक। तो देखिए डेल्टा वाई, ये फार्मूला डेल्टा वाई बराबर डेल्टा आई गुणे 1 बटा 1 माइनस एम पी सी, या आप इस तरह से भी लिख सकते हैं डेल्टा वाई, जैसा कि ऑलरेडी लिखा है के गुणे डेल्टा आई, दोनों फार्मूला एक ही बच्चों, जो भी आप लिखिए। अभी तक आपने तो गुणक समझा, तो अब देखिए
और यही के गुणक है। इस आधार पर उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति तथा गुणक के बीच, अगर उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति है और गुणक के बीच तो पॉजिटिव रिलेशन होगा, और एमपीएस और गुणक के बीच धनात्मक संबंध होगा। ठीक, तो यहाँ पे आप देखिए बच्चों, आप यहाँ देखिए 1/MPS बराबर के है। इसका मतलब के और एमपीएस के बीच निगेटिव रिलेशन आएगा। ठीक है, ये हमारी बात समझिए। जैसे 1/MPS बराबर के, तो अर्थात के और एमपीएस के बीच निगेटिव रिलेशन है, ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरी तरफ एमपीसी और के बीच पॉजिटिव रिलेशन होगा बच्चों। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे भी देखिए ये ऋणात्मक संबंध है, यहाँ इसको, ठीक। तो देखिए के गुणक है, इस आधार पर उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति तथा गुणक के बीच पॉजिटिव, अर्थात एमपीसी और के बीच धनात्मक संबंध होगा, और एमपीएस और गुणक के बीच ऋणात्मक संबंध। इसको माइनस कर दीजिएगा, क्योंकि ये बाय मिस्टेक यहाँ लिख गया होगा, तो ये माइनस का रिलेशन है। ठीक, अब इसके आगे हम बढ़ते हैं विनियोग की तरफ। अब बच्चों विनियोग क्या है? विनियोग राष्ट्रीय उत्पादन का वह भाग है जो नए प्लांट, संयंत्र, नवनिर्माण तथा स्टॉक में परिवर्तन के रूप में है। ये वे वस्तुएं हैं जो उत्पादन क्रिया में प्रयुक्त होती तथा उपभोग नहीं होती। स्पष्ट है कि आय का वह भाग जो उपभोग वस्तुओं पर व्यय नहीं होता वही इन पर व्यय होता, इसलिए बचतें ही विनियोग होती हैं। जैसा क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहते थे कि बचत ही विनियोग है। तो देखिए बच्चों, विनियोग के दो प्रकार, अर्थात विनियोग आपको समझ में आ गया कि जो इन्वेस्टमेंट है, जो नए प्लांट, संयंत्र, नवनिर्माण, स्टॉक में परिवर्तन, ये सब है जिससे हमारे उत्पादन में कुछ ना कुछ वृद्धि हो, वो विनियोग है। ठीक, तो यहाँ पे विनियोग के दो रूप हैं, एक स्वायत्त विनियोग और एक प्रेरित विनियोग बच्चों। जैसा देखिए यहाँ पे स्वायत्त विनियोग, इस विनियोग पर आय के स्तर का कोई प्रभाव, ये स्वायत्त पूर्णतः निरपेक्ष ऐसा निवेश, ऐसा विनियोग जो कंटिन्यू चलता रहता है, जिस पर आय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और प्रेरित विनियोग दूसरा प्रकार है, जिस पर देखिए मांग के अनुसार उत्पादन और विनियोग हो तो उसे हम प्रेरित विनियोग कहेंगे। और प्रेरित विनियोग में आय शून्य होने पर प्रेरित विनियोग भी शून्य होगा, जबकि स्वायत्त विनियोग में आय के शून्य होने पर भी विनियोग होता रहता है, जबकि प्रेरित विनियोग में ऐसा नहीं है। अगर आय जीरो है तो प्रेरित भी जीरो होगा। तो इसका एक डायग्राम है बच्चों, यहाँ पे आपके सामने रखने की कोशिश की गई है। देखिए स्वायत्त विनियोग बिल्कुल कांस्टेंट, सीधी रेखा आधार अक्ष के समानांतर। प्रेरित विनियोग देखिए मूल बिंदु से निकलती हुई, जो ये बता रहे कि आय आधार अक्ष पर है, आय बढ़ेगा तो निश्चित रूप से निवेश बढ़ेगा, ये प्रेरित है, आई से प्रदर्शित किया गया है। और देखिए आई, ये स्वायत्त विनियोग को IA से दिखाया गया है। और दोनों अगर हम जोड़ दें, देखिए यहाँ पे जोड़ा गया IA प्लस II, अर्थात इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट प्लस ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट इक्वल टू IT, टोटल इन्वेस्टमेंट बच्चों। तो दोनों को जोड़ देंगे तो हमें टोटल मिल जाता है। यहाँ पे देखिए अब इसलिए जैसे आपने लिखा कि I बराबर दोनों के प्रकार आप जोड़ देंगे, IA प्लस II आप जोड़ दीजिए, टोटल हो जाएगा। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं IA प्लस AY। इसका मतलब यही सीमांत प्रवृत्ति है जो A है, ठीक। और Y क्या है? राष्ट्रीय आय। Y के बढ़ने पर निवेश में कितनी वृद्धि होगी, वो सीमांत प्रवृत्ति है, विनियोग की सीमांत प्रवृत्ति, जिसे A से प्रदर्शित किया जा सकता है बच्चों। तो कुल मिला के अब इस डायग्राम के माध्यम से आपको ये क्लियर हो गया है कि निवेश के दो रूप, विनियोग के दो रूप, IA प्लस II, दोनों का योग IT है, टोटल इन्वेस्टमेंट। ये आपने पढ़ा इन्वेस्टमेंट क्या है। अब आप देखिए बच्चों, आपने कंजम्पशन पढ़ा, आपने मल्टीप्लायर पढ़ा, अब आपने
इन्वेस्टमेंट पढ़ा। अब आप देखिए इक्विलिब्रियम, संस्थिति। तो देखिए किसी भी अर्थव्यवस्था में संतुलन व संस्थिति वहाँ पर निर्धारित होगा जहाँ पर समग्र मांग समग्र पूर्ति के बराबर होगा। तो देखिए बच्चों, राष्ट्रीय आय, समग्र आय y बराबर सी प्लस आई, जैसा ऑलरेडी हमने बताया। और इसे हम एक सवाल के माध्यम से, एक प्रश्न के माध्यम से हल करेंगे कि राष्ट्रीय आय कैसे निकालें। मेन फार्मूला हमारा यही है, y बराबर सी प्लस आई, जिसे आपको याद करना है। तो इसके आधार पे आप आगे बढ़ेंगे। देखिए एक प्रश्न दिया गया बच्चों, c इक्वल टू 100 प्लस 0.90y, यदि i बराबर 140 तो संतुलन में देखिए राष्ट्रीय आय ज्ञात कीजिए, उपभोग ज्ञात कीजिए, समग्र बचत ज्ञात कीजिए, इसके साथ ही बचत फलन और गुणक का मान ज्ञात कीजिए। इतनी चीज़ें याद कर हमें निकालनी है। तो हमारे सामने दो चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट है, c प्लस आई, जैसा ऑलरेडी आप पढ़ते आ रहे हैं कि y बराबर c प्लस आई। बच्चों ये फार्मूला आपको याद रहना। इसी फार्मूले के आधार पे आप बहुत ही सिंपल 2 मिनट में ये सवाल आपके सामने हल हो जाएगा। देखिए अब हमने क्या किए, y बराबर c प्लस आई ले लिया आपने, और c का मान देखिए 100 प्लस 0.9y प्लस 140 i का मान जोड़ दिया, तो बराबर हो गया y बराबर 0.90y, और 140 ये प्लस है और 100 ये प्लस है, दोनों जोड़ करके हो गए बच्चों 240। तो y बराबर हो गया 0.9y प्लस 240। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पे y माइनस 0.9y, अब यहाँ पे y माइनस 0.9y बराबर 240 हो गया। ठीक, हमने पक्षांतर कर दिया, 0.9y को एक साइड कर लिया। अब देखिए y कॉमन हो गया और बचा 1, देखिए ये 1 बचा, माइनस 0.9 बराबर 240, 1 में से 0.9 घटाएंगे आप 0.10 आ जाएगा बराबर 240। तो y 0.10 बराबर 240, तो y बराबर 240 अपान 0.10 बराबर 2400। ये आ गया बच्चों 2400, हमारी आ गई एग्रीगेट इनकम। देखिए बहुत ही सिंपल, y प्लस आई से हमने निकाल लिया। इसी तरह से आप गुणक से भी राष्ट्रीय आय निकाल सकते हैं। देखिए निकालने की कोशिश की गई है, फार्मूला k गुणे डेल्टा आई। तो सबसे पहले हमको गुणक निकालना है, और गुणक कैसे आएगा, गुणक का फार्मूला है 1/1 माइनस स्मॉल c, MPC। तो देखिए स्मॉल c का मान हमें कहाँ से मिलेगा, यहाँ से आपको मिलेगा, समझ लीजिए बहुत ध्यान से। y बराबर c, जैसे ये सवाल दिया है ना, देखिए जूम करके देखिए, y बराबर c, देखिए ये हो गया C0 और ये है स्मॉल c, यही 0.9, यही है बच्चों MPC। ये आप यहाँ से ले, अगर गुणक आपको जब कभी भी निकालना है तो कंजम्पशन फंक्शन में, इंड्यूस्ड कंजम्पशन में दिया रहता है, वहीं से आप ले लेंगे। तो देखिए अब इसको आपने ले लिया वहाँ से, तो देखिए 0.9 1/1 माइनस 0.9 बराबर आ गया 1/0.1 बराबर आ जाएगा 10। ठीक, 10 आ गया गुणक बच्चों। और ये गुणक जो हमारा निकला है, देखिए अब फार्मूला क्या है राष्ट्रीय आय का, y बराबर k गुणे i, चूँकि i में दोनों i जुड़ेंगे, IA प्लस II, तो हो जाएगा 10। देखिए 10 ब्रैकेट में 100 प्लस 140, तो 10 गुणे 240 बराबर 2400। देखिए इस तरह से भी आप राष्ट्रीय आय निकाल सकते हैं। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। अब आप आगे देखिए, आपने राष्ट्रीय आय ज्ञात कर लिया और गुणक भी आपको निकल गया। अब देखिए समग्र उपभोग व्यय, प्रश्न में पूछा रहा कि समग्र उपभोग व्यय। अब चूँकि राष्ट्रीय आय जब बच्चों आपकी निकल गई है तो बहुत ही सिंपल है निकालना। देखिए c बराबर आप लिख लेंगे,
सवाल 100 + 0.9 y। तो देखिए ऑलरेडी आपने पाया है y बराबर 2400 कैलकुलेशन में। तो c बराबर देखिए 100 + 0.9 और y की जगह पे देखिए गुणे 2400 लिख देंगे यहाँ। तो हो जाएगा 2400 गुणे 0.9 करेंगे तो बच्चों आ जाएगा 2160 और प्लस 100 बराबर आ गया आपके सामने 2260 रुपये कुल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सी का मान आ गया। उपभोग व्यय ये आप याद कर लीजिए, ये क्या आया, उपभोग व्यय। ये आपको भली भांति याद हो जाना चाहिए। उसी तरह से आप बचत भी निकाल सकते हैं। बचत का फार्मूला y माइनस सी बराबर यस। तो देखिए y का मान ऑलरेडी आपने 2400 निकाला, सी का मान 2260 निकाला है। तो 2460 माइनस 2400 माइनस 2260 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 140। ये बच्चों क्या आ गई 140 बचत आ गई उपभोक्ता की, इतनी बचत। अर्थात y का मान आया 2400, उपभोग उसने किया 2260 रुपये, तो बचत कितनी आएगी 2400 में से 2260 निकाल देंगे 140 आएगी। तो 140 बचत भी आ गई। कितना सिंपल है। अब देखिए बचत फलन भी निकाल सकते हैं आप। c बराबर दिया है, c बराबर 100 + 0.9 y दिया है। तो देखिए बचत फलन कैसे आ जाएगा, जो स्वायत्त उपभोग होता है बच्चों याद कर लीजिए वही -100 हो जाएगा। सबसे पहले हमने बताया था कि शुरुआत में जब आय उपभोग के फलन में आप देखिएगा पिछले लेक्चर में, तो उपभोग आय के शून्य होने पर उपभोग एक न्यूनतम उपभोग होती है, तो बचत उस समय ऋणात्मक होती है। जितनी उस समय उपभोग होगी, स्वायत्त उपभोग जितनी होगी उतना ही माइनस बचत होगी। तो देखिए ये माइनस, जैसे 100 स्वायत्त उपभोग था तो -100 ऋणात्मक बचत होगी, प्लस आपको ऑलरेडी पढ़ा है आपने MPC + MPS बराबर होता है बच्चों 1। और ये उपभोग के फलन में क्या रहेगा, MPC रहेगा। तो अगर एक में से, चूँकि दोनों का मान 1 होता है, इन दोनों का मान, तो एक में से MPC घटा देंगे तो जो शेष बचेगा वो MPS बचेगा। तो 1 में से 0.9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0.1y या 0.10 आप लिख सकते हैं। ठीक, तो ये आ गया। यहाँ पे देखिए लिखा भी है हमने, यस बराबर -100 + 0.10y, ये आ गया बचत फलन बच्चों। तो इस तरह से आप एक एक करके सवाल निकाल सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, आप इस लेक्चर को बार बार देखें, समझें, लिखें, कमेंट बॉक्स में भी लिखें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि बार बार आपको जब भी इकनॉमिक्स का लेक्चर हमारे द्वारा दिया जाए आपके इनबॉक्स में बिना किसी माध्यम के सीधे आपको हमारे लेक्चर मिलते रहें टाइम टू टाइम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।